नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सीसीटीवी पर चुनाव आयोग फंस गया है। राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद का हिमालय वाला प्लान लेकर निकल गए। जानकारी है नहीं कि हिमालय में है या कहीं और बैठे हैं, किसी और कुर्सी के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन जिसे सौंप कर गए ज्ञानेश कुमार अब सुप्रीम कोर्ट से भाग रहे हैं। भागना इसलिए हम कहेंगे कि जिस मामले में 3 महीने का वक्त, छोटा वक्त नहीं होता है, 3 महीने का वक्त चुनाव आयोग के पास था, 3 महीने में एक जवाब नहीं लिख पाया चुनाव आयोग। अब ये तैयारियों पर भी है और मंशा पर, दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। ये चर्चा मैं पूरा टेक्निकली लीगली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहता हूं, इसलिए नरेंद्र कुमार मिश्रा जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ है। स्वागत है नरेंद्र जी आपका। आप परिचय के मोहताज हैं नहीं, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए मामले सुप्रीम कोर्ट में जो गिने चुने चेहरे हैं, जो लगातार 365 दिन सक्रिय रहते हैं, लड़ते रहते हैं, हमारे नरेंद्र भाई वही उसी में से एक हैं। अब ये मामला मैं पहले पूरा तफसील से बता देता हूं, फिर चलता हूं मैं नरेंद्र जी के पास। दरअसल दिसंबर में जो चुनाव संचालन का कानून है 1961 का, गुपचुप तरीके से चुनाव आयोग ने उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया। बड़ा परिवर्तन क्या था? उसने सीसीटीवी पर जो एक्सेस था आम आदमी का, जो मांग सकता था कि फुटेज दे दो, उसको रोकने के लिए, क्या छिपाना था भाई सीसीटीवी फुटेज में, उसको रोकने के लिए विधि एवं कानून मंत्रालय को कहा कि नियम 93 जो चुनाव संचालन अधिनियम है 1961 का, उसका जो नियम 93 है उसको बदल दो भैया। सिर्फ इतना नहीं, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिन तक पहुंच है आम आदमी की, अगर वो मांगे चुनाव आयोग से तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, उनको भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया चुनाव आयोग ने। दरअसल महमूद प्राचा एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो नरेंद्र मिश्रा, ये लोग हमेशा खुराफात करते हैं। अगर मेरी भाषा में कहें तो खुराफात करते हैं। ये चुनाव आयोग को चैन से जीने नहीं देते, ये कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हरियाणा चुनाव में सीसीटीवी फुटेज मांग लिया महमूद प्राचा ने। अब उससे बेचैन इतने हुए कि सीसीटीवी फुटेज नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, बड़ा सवाल ये है। तो इन्होंने नियम ही बदल दिया। वो नियम बदला तो बड़े मुश्किल से कांग्रेस पार्टी, जो अक्सर सो जाती है इस मामले में, पता नहीं कैसे उसको कौन सा दिव्य ज्ञान हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, इसको चैलेंज कर दिया दिसंबर में 24 में। 15 जनवरी को इसकी पहली सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार दोनों की बेंच ने सुनवाई की। इस सुनवाई के बाद उसने नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को, क्योंकि विधि और न्याय मंत्रालय ने बदला था प्रक्रिया, तो दोनों को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। अब 15 जनवरी से दिन जोड़ लीजिए, पहले मैं जुड़वा देता हूं, फिर अभी आगे सब घटाएंगे हमारे नरेंद्र जी। 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल, उसके बाद आता है 17 अप्रैल, 3 महीने बाद गुरुवार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। 3 महीने के अंदर। भाई साहब आप इतने ट्रांसपेरेंट। अब मैं उस चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, दर्शकों से कहूंगा इसको आप लोग अपने हिसाब से जोड़िए, अगर मैं नहीं जोड़ पा रहा तो। वो चुनाव आयोग जैसे ही नरेंद्र मिश्रा या हम लोग या कोई भी कहता है कि भैया ईवीएम में आपकी गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम टेम्पर प्रूफ है, लीक प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, सारा प्रूफ बता देते हैं तत्काल प्रभाव से। अनियमितता होती है, कोई अनियमितता नहीं होती है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ईसीआई नंबर जो है वो सेम है, ईपीआईसी नंबर वो आपका बंगाल और हरियाणा एक मैच कर रहा है, ईपीआईसी नंबर नहीं, कोई नहीं, वो तकनीकी खामी थी, सुधार लेंगे। जहां पर इतनी ट्रांसपेरेंसी है साहब, वहां पर तो सुबह नोटिस जारी हुआ, शाम को जवाब फेंक के मारो जवाब, ये लो जवाब है। 3 महीने से जो आदमी जिसकी मंशा गलत होती है, जो चोर होता है, वही, मैं चोर शब्द फिर कह रहा हूं अपनी जिम्मेदारी से, जो चोर होता है, ये तो भारत की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि तारीख पर तारीख मिलती है,
वही 3 महीने में जवाब नहीं तैयार कर पाता है, नहीं तो जवाब देता फेंक करके, ये है जवाब भाई साहब, हम ईमानदार हैं, आप जांच करवा लो। नहीं जवाब दिया। गुरुवार को जब सुनवाई हुई 17 अप्रैल को, तो फिर आयोग ने कहा जज साहब 3 हफ्ते का समय हमको और चाहिए। बताइए, 3 महीना गुजर गया, 3 हफ्ते का समय और। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी देखिए, मेहरबानी देखिए, हमारा दयालु देश है। वो 3 हफ्ता मांगे थे 17 अप्रैल को, तो अगली तारीख क्या लगाई है, 21 जुलाई। अब हम तो, हमारे जितना हम जानते हैं गणित, तो 7 दिन का एक हफ्ता होता है, 3 हफ्ता मैंने 21 दिन। 21 दिन का मतलब कि 8, 10, 9, 10 मई, 11 मई के आसपास की तारीख लग जाती, लेकिन लगी 21 जुलाई को। यानी कुल मिलाकर के 2 महीना और, 3 हफ्ता मांगे थे, लो 6 हफ्ता। बड़ा दिल है हमारा भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ा दिल है, 3 हफ्ते चाहिए, 6 हफ्ते लो। अच्छी हैंड राइटिंग में जवाब लिख के लाओ, सुंदर सुंदर लिख के लाओ, खूबसूरत एकदम बनावट। अब चलते हैं, हमने खबर बता दी, अब चल रहे हैं हम नरेंद्र जी के पास। नरेंद्र भाई, जो प्रथम दृष्टया अपनी आंखों से मैं देख पा रहा हूं, कम ज्ञान कम बुद्धि से, न्यायपालिका का बड़प्पन देखिए, 3 हफ्ता मांगोगे 6 हफ्ता देंगे, 3 महीने में जवाब नहीं। आज तो क्लास लगानी चाहिए थी कि 3 महीने में जवाब नहीं लेके आ पाए। ये मामला कहां गले में अटका है? चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में, तीनों की बात कर रहा हूं, तीनों गले में कहां अटका है? आशीष जी, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं और आपने जिन चीजों को उठाया हुआ है वो आम जनमानस के सारे प्रश्न हैं। उसमें जो आपने ये जो सेक्शन 93 के अकॉर्डिंगली ये लोग पूरे कोर्ट में गए हुए थे, उसमें ये स्पष्ट तरीके से लिखा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, और ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का 1961 का एक्ट है, और उसमें इसका मतलब हो गया कि जनता से जुड़ा हुआ, चुनाव से जुड़ा हुआ ये मसला है। 93 में स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि नथिंग वाई स्टैंडिंग एनीथिंग इन द एक्सटेंट एंड कंट्रोवर्सी, नो डॉक्यूमेंट शैल बी इनविजिबल इन एविडेंस एंड ट्रायल इलेक्शन ऑफ द पिटीशंस। मैं पढ़ के बता रहा हूं उसमें, जो स्पष्ट उसमें लिखा गया है। इसका अभिप्राय ये हो गया कि जो डॉक्यूमेंट्स की चीजें हैं, जिसको भी जाना है चुनाव की प्रक्रिया में या किसी भी चीज में, या पब्लिक के लिए इसको जानना जरूरी है, तो उसको कोई भी चुनाव प्रक्रिया के संबंधित एविडेंसेस हो, डॉक्यूमेंट लिखा है, ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स में 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है और एक जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है ये, अर्थात एक प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह के एविडेंसेस होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी एविडेंस है, यदि जनता को, यदि उसने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास में आर्टिकल्स 91 में, आपको पता है 1 ही जो स्पष्ट तरीके से बोला गया है, जिसमें कि कोई भी चुनावी जो प्रक्रिया, जो भी चुनावी प्रक्रिया है, उसमें पीपल्स के पास राइट्स है, क्योंकि हमने वोट दिया उसके बाद हम चले गए। आपने यह भी देखा होगा कि चुनाव के बाद हम सारे लोग ये तो नहीं देख पाते हैं कि अंदर काउंटिंग में क्या हो रहा है या बाहर में क्या हो रहा है, ये तो सब अंदर के जो हमारा एमसीसी होता है, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, उसके दायरे से सारी चीजें रेगुलराइज होती हैं। पर यहाँ पर यह सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम मशीन के बारे में हम आप सब जानते ही हैं, जो अभी सारे देश में चली रहा है, तो जनता को ये कहां से पता चले कम से कम कि ये सारी चीजें जो हो रही है ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। इसको लेकर के एक सीसीटीवी, कम से कम इसके माध्यम से हम ये देख सकते थे कि चुनाव में जो विभिन्न प्रकार की इपिक नंबर जो वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, दूसरा हरियाणा में पाई जाती है, दिल्ली के चुनाव में उत्तर प्रदेश से जोड़ दी जाती है, मध्य प्रदेश के चुनाव में और अलग जगह से जोड़ जाती है, महाराष्ट्र में 72 लाख वोट बढ़ जाते हैं, तो हरियाणा के चुनाव में, जिसमें आप सबको पता है कि हमने जो पिटीशन फाइल किया था उसमें 3 में अभी कोर्ट ने ईवीएम की डमी मशीन दे दी जाती है कि आप चेक करिए, जबकि जो पिटिशनर होता है उसमें बहुत सारे फीस जमा करता है कि जो ईवीएम के चुनाव के समय पर ईवीएम मशीन थी वो रहे। तो यदि ये सीसीटीवी फुटेज देने की बात पहले से सही होती, तो मुझे लगता है कि सारी प्रक्रियाओं को हम एविडेंस के तौर पर उसको चेक कर सकते थे, इसलिए इन्होंने एविडेंस को खत्म किया। वैसे ही समझने की जरूरत है कि बहुत सारी चीजें जो ईवीएम मशीन में टेक्निकल होती हैं, वो हमारे और आपके पहुंच से धीरे धीरे बाहर होती जा रही हैं। तो चुनावी प्रक्रिया को कैसे लोगों से दूर कर दिया जाए, कैसे छेड़छाड़ करके चुनाव को अपने हिसाब से नियमानुकूल बना लिया जाए, अपने तरीके से उसको कैसे संचालित कर लिया जाए, आर्टिकल्स जो और सेक्शंस इसके पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली कैसे सारी चीजों को तोड़ मरोड़ करके
सारी चीजें जो करंट रूलिंग पार्टी उसके फेवर में कर दिया जाए, इसको लेकर के बहुत बड़े उठाए गए कदम है, जिसको लेकर के कंसर्न जो गवर्नमेंट है थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके माध्यम से कराना चाहती है। पर इसका यह भी सबूत होना चाहिए कि ये क्यों कराना चाहती है, और आपको यह भी लगना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनकी मदद भी क्यों करता है, और सरकार क्यों इन चीजों को बचना चाहती है। तीनों चीजों का जवाब एक ही चीज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय टीम की गठन किया था, न्यायिक इनका जो अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अर्थात जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर अपोजिशन, साथ में पीएम होगा करंट रूलिंग पार्टीज का, तो उनको हटाने की प्रक्रिया को ले आकर के तुरंत ही उसके हटाने की प्रक्रिया को संशोधित कर दिया। उसका मतलब क्या था? जब आप फ्री फेयर कर रहे हो तो फिर क्या आपको ऐसी चीजों की आन पड़ी थी, जरूरत पड़ी थी? आपने अपनी ही रूलिंग पार्टी का एक व्यक्ति बैठा लिया, 2-1 से कुछ भी होगा, आप पारित कर लोगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का क्या मतलब था? अब इन्होंने मनमानी तरीके से जिस इलेक्शन कमीशन को चाहेंगे बैठा सकते हैं, जिसको चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो करा सकते हैं। तो चाहे आप 3 टर्नआउट डेटा हरियाणा का बढ़वा लीजिए इनसे, इलेक्शन कमीशन से, चाहे आप महाराष्ट्र का विभिन्न प्रकार के जो टर्नआउट डेटा बढ़ते हैं और चुनाव के रिजल्ट आने के 8 से 10 घंटे पहले प्रोनाउंस्ड हो जाते हैं। ऐसी कौन सी गणित है कि कितने लोग खड़े थे? यदि किसी भी पोलिंग वाइज में बात करूं तो एक पोलिंग में लगभग 1,500 से 2,000 लोग खड़े होते हैं। यदि सीसीटीवी फुटेज होती तो हम मोटे तरीके से सुबह से शाम के 5 बजे तक का सीसीटीवी चेक कर लेते, हमें पता हो जाता कि 5 बजे के बाद कितने लोग खड़े थे। इसके आधार पर अंदर में कितने लोग वोट डाले, और जैसा आपने देखा था कि लोकसभा के चुनाव में माइनर बच्चे ने अपनी इपिक डाल करके बहादुरी के साथ वीडियो को पब्लिश कर दिया, तो पता चल गया यदि वहां का सीसीटीवी, यदि वहां पर सीसीटीवी संचालित होते तो इस प्रकार से भारत देश के जो विभिन्न चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए या विभिन्न राज्यों में विधानसभा लेवल पर चुनाव होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से संचालित किया जा सकता था। लोगों के मन में जो प्रश्न होते उनका जवाब मिल सकता था। जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, कहते हैं इलेक्शन कमीशन शेरो शायरी के साथ में जो जवाब देना पड़ता है वो कंक्लूड तरीके से जवाब दे देते, जैसे आशीष जी देते हैं, चित्रांशी जी जैसे जिस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं, इनके प्रश्नों का पूरी चीजों का जवाब यहां पर आज मिल सकता था। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे ही हरियाणा के चुनाव का सीसीटीवी मांगा गया, जबकि हाई कोर्ट ने बोला भी था, हाई कोर्ट ने वहां का ऑर्डर भी दिया था, पर उसके बावजूद भी नहीं देना है। अब ये देखने का विषय है जो आपने बोला कि 3 महीने का जवाब, जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की गई, जब 3 महीने का जवाब आपके पास देने का समय कम पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपने कितनी गड़बड़ियां की है। पिछले वाले जो चुनाव आयोग चले गए उनकी जिम्मेदारी ठहराई जाए कि जो करंट में है उनसे मांगा जाए। इस चीज को लेकर के राजीव कुमार की नौकरी न फंस जाए, तो कहीं राजीव कुमार इतने शेरो शायरी से जो जवाब दिए हैं उसमें कहीं धब्बा न लग जाए, कहीं चुनाव की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी न जाए। ये सब चीजों को लेकर के है। दूसरा, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी आपको पता है कि इनका भी कार्यकाल ज्यादा बचा नहीं है। नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस जो नेक्स्ट सक्सेसर हो रहे हैं वो जस्टिस गवई बनने वाले हैं, जिनको कल प्रोसीड कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, आप सबको पता है। अब इसकी जिम्मेदारी जस्टिस वी आर गवई के पास होगी कि वो इसका कैसे ऑर्डर लेते हैं और किस प्रकार से जजमेंट पास करते हैं। वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ जो अभी इंडिया करंट है जस्टिस खन्ना करेंगे कि जस्टिस वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो राजीव कुमार चले गए हैं वो जवाब देंगे। दोनों एक की जवाबदेही जिम्मेदार है, तो एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदार है। ये कौन क्या करेगा इस पे सवाल है। इसलिए एक दूसरे को बचाने की मदद यहां पर करंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, क्योंकि करप्शन हैड बीन डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट हु वाज द रनिंग एट दैट टाइम। उस समय पर जो था उसकी जिम्मेदारी थी। अब तो करंट वाले दूसरे, वो तो कहेंगे कि भैया हमें तो आइडिया नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो उनकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। ये सारी चीजों को लेकर के ये सारे जो कि ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं, ये इसके लिए ये जिम्मेदार चीजें इसमें आ रही हैं। और इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं न कहीं पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यदि 10 दिन का टाइम मांगता है तो 2 महीने वो देते हैं, 15 दिन का मांगता है तो और बढ़ा देते हैं, 3 महीने का 15 और ज्यादा करता है तो 3 महीने का टाइम देते हैं, और 1 महीने का बोलता है तो जून जुलाई अगस्त लगा देते हैं। ये उसका उदाहरण है, ये उसका जवाब है। नहीं, बड़ा मोटा समय और सरल भाषा में इसको, ये खबर बहुत जरूरी है इस देश के हर मतदाता के लिए, हर नागरिक के लिए।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सीसीटीवी फुटेज आप दीजिए, जो मांग रहे हैं महमूद प्राचा उनको आप दे दीजिए। ये तत्काल कानून बदलवा देते हैं, 93 में चेंज करवा देते हैं। अब दर्शकों से मैं कह रहा हूं, बहुत सिंपल समझिए, मैं एक निवेदन करूं, मैं किसी पद पर, संवैधानिक पद पर, संवैधानिक संस्था में बैठा हूं, मैं सरकार से कहूं कि सरकार एक कानून बना दो कि चुनाव इस देश में खत्म हो जाए। सरकार बना दे कि चुनाव खत्म। सुप्रीम कोर्ट में चले गए नरेंद्र मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को और मुझे कि बताओ भैया चुनाव क्यों खत्म किया गया। अब ये मुझे सोचने में 6 महीना लगेगा, तो मुझे तो मुर्गा बना देना चाहिए और मेरे पीठ पे 4 ईंटा रखना चाहिए। और देसी समझिए, हाँ भाई हमने कहा कि चुनाव खत्म कर दो, तो हमें पता है, हम कुछ सोचे होंगे ना, हमारे दिमाग में नरेंद्र भाई कुछ तो रहा होगा ना कि क्यों खत्म कर देना चाहिए, चुनाव से क्या नुकसान हो रहा है। हमको तत्काल वो जो मैंने सोचा था, वो सिफारिश करने के पहले, मोदी जी को सिफारिश करने या केंद्र सरकार को सिफारिश करते समय जो मैंने सोचा था, वो जवाब में लिख के दे देना चाहिए मुझे। आपने कहा केंद्र सरकार से, विधि एवं न्याय मंत्रालय से, कि अनुच्छेद 93 में गोपनीयता आप कर दो, सीसीटीवी जितने दस्तावेज है उनको छिपा लो। अब आपसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बताओ भाई क्यों किए। अब आप 3 महीना से सोच ही नहीं पा रहे हो। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट पर भी मेरा फिर है कठोर सवाल। फिर आप जो है भगने का मौका दे रहे हो। जो लोग संविधान से, लोकतंत्र से, चुनाव से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको आप मौका दे रहे हो भगने का, बचने का। नरेंद्र भाई बोलिए। आशीष जी, जवाब यह भी नहीं है। जवाब तो असली ये है कि आरटीआई एक्ट को अमेंड कर दिया गया है, जो अमेंड जैसे ही रेगुलेट करके रेगुलराइज तरीके से जैसे ही पब्लिश्ड होगा, उसमें बहुत सारे सेक्शन ऐसे बनाए गए हैं जिनमें एच सेक्शन है जो इंक्लूडेड है। उसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि जो भी आदमी आरटीआई फाइल करेगा उसको कंसर्न डिपार्टमेंट से जवाब लेना पड़ेगा, और उसकी मर्जी होगी तो उस चीज को देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं देगा। जैसे ही वो चीज एक्ट आ जाएगा, वैसे ही ये सारी चीजों का जवाब लेना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए किया गया है कि जुलाई की डेट दे दी जाए। इसके लिए किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटीज है पब्लिक के प्रति, वो किसी को पता न चले, इसके लिए किया गया है। इसके लिए भी किया गया है कि जो जितने भी चुनाव में बाहर विभिन्न प्रकार के 8%, 7%, 6% इलेक्शन के लिए जो टर्नआउट डेटा बढ़े, इतने वोटर है नहीं चुनाव आयोग के पोलिंग में, इतने वोटर खड़े नहीं है। वोटिंग का यदि टाइमिंग भी बढ़ा दिया जाए तो 12 से सुबह के, रात के 12 से मतलब दिन के 12 से अगले रात के 12, 2 बज जाएंगे तो भी नहीं पूरे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारी गड़बड़ियों को लेकर के है, बाकी कोई चीजें नहीं है। इलेक्शन कमीशन को बचाना है और विभिन्न करप्शन को बचाना है, जिसको लेकर के इलेक्शन अभी करंट रूलिंग पार्टी ने इस चीज को अमेंड करने की कोशिश कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहां पर इस सीसीटीवी वाले मैटर पर उनको बचाने का काम कर रही है। बचाने की, ये बड़ा क्लियर बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट भी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी जवाबदेही से बच नहीं पाएगी, क्योंकि संविधान से, देश से ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है। उसी संविधान से सुप्रीम कोर्ट को ताकत मिलती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट, बताइए, बड़ा आश्चर्य की बात है। मैं, दर्शक कहेंगे कि एक बात आप रिपीट कर रहे हैं। मैं आपसे चर्चा करता हूं तो मैं बिल्कुल, मतलब अब उसको मैं अपने आपको क्यों सर्टिफाई करूं, लेकिन मैं बड़ा दिल से कनेक्ट, मुझे समझ में नहीं आता जब खबर को बोलता हूं। बताइए 3 महीने बाद फिर 2 महीना दे दिया आपने, 2 महीने। अरे क्या बताना है, क्यों किया कानून में आपने चेंज, क्यों छिपाने की कोशिश कर रहे हो, यही तो बताना है भाई। अब ये किससे पूछने जाओगे, जो बाइडेन से, डोनाल्ड ट्रंप से किससे पूछने जाओगे, पाकिस्तान, होनोलुलु, सिंगापुर, हांगकांग, किससे पूछने जाओगे, नहीं बता पा रहे हो। जिस काम को आपने किया आप वही नहीं बता पा रहे हो क्यों किया है। आप, हम नरेंद्र भाई पूछे कि आपने वकालत किया, क्यों किया, तो बताएंगे ना कि हमको वकील बनना था, हमको इंसाफ की लड़ाई लड़नी थी। अब ये कहें कि हम 3 महीना हमको सोचना पड़ेगा कि हम वकील क्यों बने, हम कहले पूछ ही ले, मान लिया कि नरेंद्र भाई आप वकील क्यों बने, अब ये कहें कि 3 महीना हमको टाइम दीजिए, जरा सोचे हम कि क्यों वकील बने हैं। बताइए, इससे बड़ा जोक, ये कॉमेडी सर्कस बना दिया है, कपिल शर्मा का कॉमेडी नाइट बना दिया है सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों ने। अवमानना वाली टिप्पणी लगे तो कोई बात नहीं, जेल में डाल दो मुझे, लेकिन ये क्या मजाक बना रखा है। इस मामले में सिर्फ एक कांग्रेस नहीं थी पिटिशनर, श्यामलाल पाल, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, वो हैं, एक एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज,
ये बेचारे, इस समझिए आप, अंजलि को मैं देखता हूं तमाम मामलों में पिटीशन जो है, चुनाव, इस देश में चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी हो उसके लिए लगी रहती है। वो अंजलि भारद्वाज ने पिटीशन किया है। ये पिटिशनर बेचारे धक्के खाते रहे और ये लोग मौज करें बैठ के निर्वाचन सदन में। अब देखिए, मैं एक आखिरी सवाल, अभी मैं आपसे जब ये चर्चा कर रहा हूं, गुरुवार को जो ये फिर 2 महीने तारीख मिली है, गुरुवार को ही बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर की जो पीठ है, नागपुर पीठ ने कईयों को नोटिस जारी किया है, नरेंद्र भाई, कई विधायकों को, और उनमें सबसे बड़ा नाम आपको बताऊं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी, कि प्रक्रियागत चुनाव, जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए उसमें प्रक्रियागत जो है चुनावी तरीका था, उन प्रक्रियागत सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया है, ये आरोप था। उसमें कई पिटीशन थे, कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों ने पिटीशन किया था, पिटीशन शरद पवार की एनसीपी का पिटीशन था, उसमें देवेंद्र फडणवीस को, 2-3 भाजपा विधायकों को, मतलब 5-6 नोटिस जारी हुआ है अलग अलग, और उसमें भी यही मामला है, जो प्रक्रिया को लेकर के है उसमें भी यही मामला है कि हमने मांगा 6 बजे के बाद वोटिंग लाइन में कितने लोग लगे थे, उसका डिटेल पीठासीन अधिकारी के डायरी में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं है, इकट्ठा ही नहीं कर पाए हम लोग पीठासीन अधिकारी, तो नियम क्यों बनाए, इकट्ठा नहीं कर पाए तो है? उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, ये सब है। मुख्यमंत्री खतरा है, अगर फैसला आया तो महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी नरेंद्र भाई। तो ये तो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट से यहां तक जुड़ा हुआ है। कुछ आप लोग को बेसिकली मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप कोर्ट में रहते हैं, आप जिरा बहस में रहते हैं, कुछ उम्मीद है, या हम लोग मान ले कि ऐसे ही तारीख पे तारीख हम लोग ऐसे शो करेंगे, उस पे 1,50,000 व्यू आ जाएगा, 1,000-2,000 रुपया रेवेन्यू मिल जाएगा, हमारा भी काम चल जाएगा और देश जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, सत्यानाश होता रहेगा। आशीष जी, अभी अमेरिका की जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, हाँ आपको पता है उनका नाम, मुझे ध्यान से उतर रहा है, हाँ हाँ, उन्हों तुलसी, हाँ, तुलसी तुलसी जी। गवाड़। हाँ, तुलसी गवाड़ ने स्पष्ट तरीके से बोला है कि ईवीएम को लेकर के, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो उस समय अमेरिका के करंट के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके सामने बोला है, उनके प्रेजेंटेशन में बोला है कि ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती हैं, संभावनाएं काफी पर्याप्त है, मजबूती के साथ उन्होंने बोला। इसके आधार पर सरकार को कठोर कदम उठाते हुए ईवीएम से लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, उसकी पारदर्शिता चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरीके से जनता का जो मन है उससे न हटे, इसको लेकर के प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे, ईवीएम को हटा देना चाहिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस चीज को कबूल किया कि हम चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम को हटाना चाहते हैं। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि जो वहां के टेस्ला कंपनी है उसने भी बोला। इसके साथ में आपको यह भी पता है कि जो वहां के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका ग्रुप है एलन मस्क, उन्होंने भी इस चीज को बोला। इसके साथ में वहां की जो एमआईसी है, ठीक, वहां की कई सारी कंपनी, आईटी कंपनी का जो पूरा यूनियन है, उसने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट को पूरा सलाह दिया, और उनके अमेरिका के प्रेसिडेंट के बड़े सलाहकार भी हैं। उन सारे लोगों के जब पर्सनल व्यूज आए तो उनके आधार पर यही साबित हुआ कि ईवीएम मशीन को कहीं से भी हैक किया जा सकता है। तो जो आपने बोला, वो चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव कहां से वोट बढ़े, उसके 4 माध्यम भारत सरकार करंट में अभी अप्लाई करती है। जो हम सबके प्रश्न है वही है, पहला, एक ईवीएम का डेटा बहुत सारा बढ़ाने वाला, जो सामान्य तरीके से टर्न आउट डेटा बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। दूसरा, जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में एपिक नंबर यहाँ का होगा तो वहां का होगा, यही वोटर जो है दिल्ली में डालेंगे चुनाव में कुछ वोट, तो कुछ जाकर के महाराष्ट्र में ले लिया जाएगा। सिमिलरली आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं, आई विटनेस के तौर पर। मैं खुद जहां मैं रहता हूं दिल्ली में, जिस दिन चुनाव दिल्ली का खत्म हुआ, नेक्स्ट डेज पर मैं वहां से अपनी वाइफ बच्चों के साथ में पार्क में गाड़ी के साथ में जा रहा था। सुबह 6:30 की बात, 6:30 बजे की बात है। कम से कम 50 बसेस खड़ी थी जहां पर मैं गया था, और सारे लोग
अपने अपने बैग बांध कर करके वो सब ट्रॉली से जा रहे थे। क्या वहां पर कोई मेला तो नहीं लगा था? यही था कि उसके एक दिन पहले चुनाव हुआ था और वो लोग जा रहे थे। ये मैं आपके सामने विटनेस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। हमारे मन में प्रश्न हो गया और मुझे सबूत भी मिल गया, मैंने उसकी फोटोज भी कैप्चर की कि अब मुझे पता चल गया कि जो लोग कहे जाते हैं कि वोट वहां की नहीं, वोट बाहर से लाई जाती है, वोट बाहर से शिफ्ट की जाती है और लोगों को जिताया जाता है, ये सब प्रक्रिया, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, चुनाव में कुछ इस माध्यम के अलावा, यानी वोटर को शिफ्ट करने के अलावा, ईवीएम में जो हम लोगों के विभिन्न प्रश्न हैं, उस प्रश्नों के माध्यम से, अर्थात ईवीएम में वोट बढ़ सकती है। जैसे कि आपने देखा कि कम वोट डाली जाती है, ज्यादा निकलती है, ज्यादा डाली जाती है तो कम निकलती है। साथ में सेम नंबर्स के बहुत सारे पोलिंगों में की काउंटिंग आती है। इसी प्रकार से सेम डेटा आप बीजेपी का देखेंगे तो वहां जीत रही है, सेम देखेंगे तीसरे स्टेट में जीत रही है। ये इसके साथ में चौथा इसका प्रोसेस, टर्न आउट डेटा जो है एकाएक क्रमशः 2%, जो टोटल वोट पड़ती है वो पड़ गई। उसके बाद जो टर्न आउट डेटा बढ़ाया जाता है वो चुनाव को बदलने का, नतीजा को बदलने का, परसेप्शन को बदलने का, ये सारे माध्यम है। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के चुनाव से हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जो चुनाव हुआ, इसमें पर्याप्त एविडेंसेस दिए गए पर उसको कोर्ट ने नहीं माना। उसके बाद हमें बोला कि आप वहां हाई कोर्ट जाइए, तो वहां जाइए तो अगले दिन सारी की सारी ईवीएम मशीन ही गायब हो गई। तो उस सारे ऐसे ही चीजें, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव में यही सारी चीजें हुई, गड़बड़ियां हुई। इसके साथ आपने देखा होगा कि सॉरी, महाराष्ट्र के चुनाव में हुई। इसके साथ देखा कि आपने दिल्ली में हुई, और दिल्ली का ज्वलंत उदाहरण जो डिप्टी सीएम है, उन्हीं के घर में जबकि वोटर नहीं थे, कितने वोटर लिस्ट बनी थी आप खुद बताइए। और 2 दिन, 3 दिन नहीं, 4 दिन चुनाव के पहले आपने देखा होगा कितने सारे नई वोटर लिस्ट में उनके नाम डाले गए थे। ये सारे चीजों का सबूत स्पष्ट करता है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरीके से भारत देश की धूमिल हो चुकी है। लोकतंत्र में पूरी तरीके से यह कहीं ना कहीं दाग साबित हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसीलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाहता है, इसीलिए वो कोर्ट की जो बातें आती है, वर्डिक्ट आता है, जजमेंट आता है, उसमें ये कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करते हैं। साथ ही साथ में इस प्रकार की प्रक्रिया और जनता न मांग ले, इसलिए उसको नियमावली को परिवर्तित करके लिंगारान करते हैं, जैसे आरटीआई एक्ट है, उसके आधार पर अपने पास सारे पावर को रखना चाहते हैं। जी चलिए, उम्मीद करेंगे हम लोग, आप लोग लड़ रहे हैं, उम्मीद तो यही करेंगे। मैं तो निवेदन करता हूं न्यायपालिका से, हमारे सीजेआई से, जो भी हैं भैया, हम, बहुत लोगों को लगता होगा कि ईवीएम का मामला चलता रहे, चुनाव के बवाल चलता रहे, बेईमानी का मामला चलता रहे, मशीन का मामला चलता रहे, कागज का मामला चलता रहे, और हम उस पर शो करते रहे। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, और उसमें व्यू आएगा और 1000-500 आएगा, जिससे हमारा भी, हम जिंदगी हमारी भी चलती रहे। नहीं करेंगे एक भी शो। आप फैसला दे दो, ट्रांसपेरेंट इस मामले को खोल दो, मुझे नहीं चाहिए इस पर शो करके व्यू और न पैसा, लेकिन आशीष जी, होना चाहिए। हाँ हाँ आशीष नरेंद्र जी, जी। मेरी 2 पिटीशन पेंडिंग है, आप चिंता मत करिए। आपको यह कहने की जरूरत नहीं है। आपने जो बोला कि हम लोग कुछ करेंगे या नहीं, एक तो फॉर्म 17C का है, तुरंत चुनाव के खत्म होते ही इमीडिएट उस प्रक्रिया को, तो इमीडिएट जितने फार्म में जितने लोग, कितने वोटर हैं, उसको 24 आवर्स के अंदर में, ये चुनाव जैसे खत्म होता है उसको अपलोड कर दे इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के पोर्टल में, जिसको लेकर के 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कबूल भी किया था पर आज तक नहीं अपलोड किया है। उसको लेकर के, जिसमें आपको मैं बता देता हूं कि अमेठी के सांसद केएल शर्मा जी, आलोक शर्मा जी और प्रिया मिश्रा इसके पिटिशनर हैं। इसी प्रकार से दूसरी भी प्रक्रिया में एक और पिटीशन है, जिसमें ये सारे ट्रांसपेरेंसी को लेकर के है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह को लेकर के है, कि पब्लिक डोमेन में होना चाहिए और पब्लिक वहां पर यूजर में एक्सेस करे। जैसे आप कुछ तो दे नहीं रहे, तो कम से कम जनता अपनी उस वीडियोस के माध्यम से सारी चीजों को देखता रहे। वैसे ही जैसे स्ट्रीम सुप्रीम कोर्ट में चलती रहती है, डिस्प्ले वहां का चलता रहे, जनता देखती रहे, घर बैठे भी एक्सेस लेकर के वो उस पोलिंग के लोगों को देखते रहे, मिलता रहे। यह चीजें होनी बड़ी आवश्यक है। दूसरी पिटीशन हमारी इसको भी लेकर के है। कब लग रही है ये? अब वो सुनवाई जल्दी ही होने वाली है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा, अच्छा होगा, धीरे धीरे ही करके हुआ, क्रमशः होगा, पर होगा जरूर। जी चलिए, ये उम्मीद हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश कोरिया और चीन नहीं बने। यहाँ पर जनता के सामने जनता क्या फैसला कर रही है, क्या चुन रही है, किसे चुन रही है, किसकी सरकार बनवा रही है, ये जनता को पता हो। जनता का वोट किसी और को और नतीजा किसी और के पक्ष में, ये लोकतंत्र के साथ धोखा है। और लोकतंत्र के साथ अगर धोखा है और फिर भी अगर हम लोकतंत्र का नगाड़ा बजाते हैं, तो वो छद्म लोकतंत्र है और वो दिखावा है।
तो ये दिखावा ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि वही हमारे संविधान का कस्टोडियन है। तो अब इस ज्ञानेश कुमार के आयोग से या मोदी की सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट से है। देखते हैं, उम्मीदों को तोड़ने की तो आदत पड़ गई है इस देश में ताकतवर लोगों को। उम्मीद तोड़ देंगे तो फिर देखा जाएगा, फिर आगे दोबारा चलेंगे, दोबारा जाएंगे उसी कोर्ट में। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रयास सार्थक हो, हम तो यही चाहते हैं। नमस्कार। थैंक यू।